तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट महिलाओं को दी जाए, ताकि किसी को यदि अपने इस हक को जताना है या इसको इन्फोर्स करना है, तो किसी के ऊपर हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, किसी के दया या सपोर्ट या उनके प्रेशर ना देने के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। वो बस अपना एक दरखास्त दे दे, छोटी सी खबर दे दे। PIL मॉडल से हम लोग बहुत पुराने वाकिफ हैं। एक चिट्ठी दे दे बाय कुरियर या स्पीड पोस्ट कि ये प्रॉपर्टी है, मैं फलाने तौर पे एक महिला, जैसे धर्मपत्नी के तौर पे या माँ के तौर पे या बहन के तौर पे मेरा ये हक बनता है और आप मुझे सपोर्ट करें। और ये इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ के परिवार को शो कॉज करके उनसे डिटेल्स मंगा के एक पूरी स्टडी करके और जो भी जरूरत है उसको फिर सिविल कोर्ट के साथ, इस तरह का एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये मात्र एक अच्छा ख्याल या अच्छा सोच बन के रह जाएगा काफी आने वाले समय तक। और लास्ट एक हमारी लैंड होल्डिंग्स को लेके बहुत एक अजीब सी, शायद वो इकोनॉमिक इशू है, बट उसको सरकारी तौर पे सपोर्ट मिला हुआ है कि लैंड होल्डिंग्स एक मिनिमम साइज की होनी चाहिए, तभी वो कल्टीवेटेबल रहेंगी। तो इस सोच को भी लेते हुए काफी स्टेट्स ने ये सपोर्ट किया है कि महिलाओं को एग्रीकल्चरल लैंड में जमीन मिलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो शादी के बाद कहीं और चली जाती है। ऐसी आज के दिन में ये धारणाएं, इनका कोई बुनियाद नहीं है। और मेरे ख्याल से लैंड होल्डिंग की इश्यूज अपनी जगह है, बट उसके ऊपर राज्य सरकारों को वुमेन राइट्स को और ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की पर्सपेक्टिव से वुमेन राइट्स को देखते हुए अपने ये पोजीशंस जो क्रिएट हुए हैं इंडिपेंडेंस के बाद अभी तक 70 सालों में, उस पर थोड़ा रिव्यू करने की जरूरत है। उस पर सरकारों को अपने सोच पे, लैंड होल्डिंग्स पे रिस्ट्रिक्शंस या इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस की महिलाओं को लैंड नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चरल लैंड, जहां भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये प्रावधान है, उन चीज़ों पे बदलाव लाने की बहुत अर्जेंटली ज़रूरत है। आई थिंक ये कुल मिला के ये 4-5 चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंटेशन को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देती हैं। और एक आधा दुक्का केस कोई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है तो उस पर जजमेंट आ जाता है, पर बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है अभी तक, जिसके लिए 2005 के कानून में 2005 में अमेंडमेंट किया गया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट। जी, मनोज, यहाँ मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अगर प्रॉपर्टी में महिलाओं के हक की बात आती है तो सामाजिक सुरक्षा से हमें इसे क्यों नहीं जोड़ के देखना चाहिए? कि आप क्या ये मानते हैं कि, और जिस तरह केसेस सामने आते भी रहते हैं कि अगर महिला की सामाजिक सुरक्षा को इंश्योर करे माता पिता की नहीं, हमें दहेज में सोना या पैसा नहीं लगाना, हमें बेटी के नाम पर एक घर करना है जिसकी जैसी हैसियत है वैसे, चाहे वो एक कमरे का हो, चाहे वो जितना बड़ा देना चाहते हैं उनकी हैसियत हो, तो वो बेटी को दे, बजाय इसके कि वो जितना भी पैसा दे रहे हैं वो गोल्ड में लगाएं या बहुत ही लेविश वेडिंग्स करें और उसके बाद देखते हैं कि बेटियों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होता है ससुराल में। तो मतलब एक सॉफ्ट टारगेट बन जाती हैं लड़कियां, क्योंकि उनके पास खुद कोई परपेचुअल सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होता या ऐसा कोई जगह नहीं होती जहां जिस पर छत उनकी हो। तो कहीं ना कहीं इसको महिलाओं की डिग्निटी से, उनकी सोशल सिक्योरिटी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए? बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है आपने। बड़ा कमाल का ये पूरा सेटअप है जिस तरीके से चलता है। शादी का आपने एग्जाम्पल लिया कि दहेज क्यों दें, उसकी जगह एक संपत्ति क्यों नहीं बेटी के नाम पे दे दे। इस पे जो सोच की मैं बात कर रहा था कुछ देर पहले कि एक तरीके से, जिस तरीके से किसी सामान को डील किया जाता है और लोगों को फ्री छोड़ दिया जाता है कि आप अपने सामान को या किसी भी कमोडिटी को खुद अपने हिसाब से हैंडल करें, उसी तरीके से महिला को उस वर्ग में एक अच्छा सा फ्रेमवर्क बना के छोड़ा हुआ है कि एक तो हमारे घर से जाएगी तो हम लड़की वाले हैं तो हमारे यहाँ उसके बाद इनका कोई राइट नहीं होना चाहिए, और इनकी राइट नहीं होना चाहिए उसको जस्टिफाई करने के लिए हम कुछ पैसे दे देते हैं। पैसे लड़की को देंगे तो शायद नाराजगी हो सकती है, तो सीधे ससुराल वालों को दे देते हैं, वो अब जैसे खर्च करें। ये एक विशेष साइकिल है जो चलता रहता है और इसके बीच में कहीं एक महिला पिसती रहती है।
यदि हम प्रॉपर्टी राइट्स के पर्सपेक्टिव में आपके सवाल को जवाब देने का कोशिश करूं, तो मेरा ये मानना है कि बेटी को किसी भी अन्य संतान से अलग डील करना उचित नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप अपने बाकी बच्चों को या किसी पुरुष बच्चे को आप हैंडल करते हैं, उनके लिए मकान तुरंत से नहीं जाते खरीदने के लिए, उनके लिए 10 तोले सोने नहीं जाते खरीदने के लिए, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको पैरों पे खड़े करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ आगे बढ़ाएं। और अपनी संपत्ति को आप सींचते हैं, उसको ग्रो करते हैं कि मेरी सेल्फ एक्वायर्ड हो या एंसेस्ट्रल हो, मैं पीछे छोड़ के जा सकूं इनके लिए, ताकि इनके लिए एक सिक्योरिटी बना रहे। आई थिंक बिल्कुल उसी बराबरी में एक महिला को भी डील करने की जरूरत है। शादियों में जैसे आप अपने बच्चों पे बाकियों पे खर्च करते हैं, वैसे करें। और कुछ तो कि नहीं, मैं एक ही बच्चा है या 2 ही बच्चे हैं या एक ही बेटी है, मैं अपने ऐसे स्वागत करूंगा, तो वो एलिमेंट्स में पर्सनल डिस्क्रिशन अपने बजट और कैपेबिलिटी के हिसाब से मेरे ख्याल से टोकना उचित नहीं होगा बहुत। बट एज लॉन्ग एज आप बेटी को एक अलग दर्जा दे के उसको दूर करने की कोशिश ना करें कि दहेज दे दिया, अब आपका कोई हक नहीं है, या कुछ सोना आपके लिए खरीद के आपके लॉकर में रख दिया, अब आपका कोई हक नहीं है, या एक जमीन जायदाद या फ्लैट या घर कुछ खरीद के दे दिया, बाकी संपत्तियों में आपका कोई हक नहीं है। इस तरह का जो अल्टीमेटली एक महिला को दूर करे, चाहे सांकेतिक तौर पे कानूनी अधिकार तो है ही, बट कानूनी अधिकार को इम्प्लीमेंट करने में ये जो बीच में रोड ब्लॉक्स बनते जाते हैं जन्म से ही, और उसको बिल्ड करते जाता है आदमी ससुराल तक, उस तरह के रोड ब्लॉक्स को खत्म करें, वो प्रैक्टिसेस खत्म करें। आपको देना है आप दें, घर खरीदे, सोना खरीदे, जो खरीद के दे, लेकिन संपत्ति में उसके हिस्से पे उसकी बराबरी बाकी संतानों के बराबर संपत्ति में जरूर बना के रखें। यहाँ मैं आपसे कानूनी प्रक्रिया भी समझना चाहूंगी कि अगर किसी महिला को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपना हक चाहिए, तो वो किन किन कानूनी प्रक्रियाओं से उसको गुजरना होगा? कानूनी प्रक्रिया तो हिंदू सक्सेशन एक्ट और सिविल प्रोसीजर कोड के दायरे में आता है। बहुत लंबा हो सकता है। तो उसमें प्रोसेस, यदि विल छोड़ के जिनकी देहांत हुई है, यदि कोई एक विल छोड़ के गए हैं, तो एक अलग प्रोसेस होता है, प्रोबेट का या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस। और यदि विल नहीं छोड़ के गए हैं, तो फिर ये जितनी कानूनें हमने अभी डिस्कस की थोड़ी देर पहले, वो सारे लागू होते हैं, जिसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट में 4 कैटेगरीज हैं, क्लास 1, 2, एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। इस सीक्वेंस में इनको मिलता है। यदि पहला क्लास के लोग हैं तो उन्हीं को मिलेगा। उसके लिए कोर्ट में जाके दावा पेश करना पड़ता है। और बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बिकॉज ये लीगल डिस्कशन नहीं है, तो धाराओं के बारे में मेंशन करके उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। बट उनको बेसिकली प्रॉपर्टी की सूची तैयार करनी पड़ती है, जितनी प्रॉपर्टी की जानकारी हो। कुछ हो सकता है कुछ प्रॉपर्टीज की जानकारी ना भी हो, कोई एका दुक्का लॉकर या कोई संपत्ति की कागज कहीं पड़ी हो और जो लीगल एयर्स हैं उनके पास ना हो, तो भी जितनी जानकारी है उतनी जानकारी प्रॉपर्टीज की एक सूची बना के, और यदि सब लोग एक मत में हैं तो सब जॉइंटली साइन करके कोर्ट में दावा पेश करना पड़ता है। और कोर्ट की फिर अपनी प्रक्रिया है, जो कोर्ट बेसिकली पब्लिक नोटिस दे के वेरीफाई करके कि और कोई लीगल एयर तो नहीं है, ताकि सबके साथ जितने लोग भी हैं लीगल एयर्स उस क्लास में एप्लीकेबल, उन सबको अपना हक मिल सके। और उस प्रक्रिया के बाद कोर्ट अपनी ऑर्डर्स देती है, जिसके हिसाब से प्रॉपर्टी का फिर विभाजन होता है, पार्टीशन होता है। तो ये प्रोसेस यूजुअली यदि कोई डिस्प्यूट ना आए, यदि कोई एक सज्जन आके खड़ा ना हो कि नहीं इसमें हमारा भी हिस्सा है, ये दावे के हिसाब से मुझे नहीं दिया जा रहा है, यदि ऐसी सिचुएशन ना आए तो फेयरली जल्दी हो जाता है। बट यदि कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है तो थोड़ा समय लग सकता है इसमें। अब कम से कम देखा जाए तो 2-1 साल से कम, बहुत कम ही जगह होंगे, कोर्ट्स होंगे जो 2-1 साल के अंदर तुरंत इस तरह की सक्सेशन की प्रोसीडिंग्स को डिस्पोज कर देते हैं। हालांकि प्रोसेस के हिसाब से ये 6 महीने से अधिक का टाइम नहीं लगना चाहिए। कोर्ट के अपने वर्कलोड्स हैं, टाइम प्रेशर्स हैं, और भी केसेस हैं, इसलिए 2-1 साल कम से कम लग जाता है। जी, साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि दर्शकों की जानकारी के लिए आप ये बताइए कि महिलाओं को एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या फिर कौन-कौन सी और प्रॉपर्टी है जिनमें उन्हें हक मिल सकता है, जिस राइट को इनहेरिट कर सकते हैं?
बेसिकली दो क्लासेस हैं जहां तक सक्सेशन की बात है, एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की और एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में 2005 का जो अमेंडमेंट है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, बिकॉज उसके पहले एक बड़ा सॉफ्ट डिस्टिंक्शन होता था कि महिला, जब तक महिला की शादी नहीं हो जाती है तब तक वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की पार्ट होती हैं, लेकिन को पार्टनर नहीं होती हैं। और जब शादी हो जाती है तो एचयूएफ के बाहर चली जाती है, और एक बार एचयूएफ से बाहर चली गई, उनका हक नहीं है, तो उन्हें कभी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा नहीं मिलता था। ये सारी चीज़ें 2005 में बदल दी गई, और महिला शादी के बाद भी कानून के हिसाब से परिवार का हिस्सा है, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उनका बराबर का हक है। कुछ इक्का दुक्का इसमें डाउट्स थे कि महिला जिसका जन्म 2005 से पहले हुआ या बाद हुआ, उसकी क्या अंदर है, पिताजी यदि दो तरह के एक्सट्रेनियस सर्कमस्टांसेस से जो एक हक दिया जा रहा है 2005 के अमेंडमेंट में, वो विड्रॉ नहीं किया जा सकता है किसी भी इनडायरेक्ट वे में। जी, तो जो महिलाओं ने अपना हक नहीं लिया, मान लीजिए 2005 से पहले भी प्रॉपर्टी में, 2005 के बाद यदि किसी किसी पिताजी का देहांत 2005 से पहले हो गया, लेकिन महिला जो क्लेम कर रही है वो 2005 के बाद क्लेम कर रही है नए कानून में, इस तरह के सिचुएशंस में 2005 इसलिए नहीं करेगा। पहले की जो सेक्शन हो चुकी है 2005 से पहले, उस पे इफेक्ट नहीं करेगा। जी। आप क्या पाते हैं कि अभी भी हिंदू सक्सेशन एक्ट में जितनी क्लैरिफिकेशन आई है सुप्रीम कोर्ट से, उसके बावजूद भी अभी सुधार की जरूरत है? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर एक चाइल्डलेस कपल है और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो महिला के घर वालों के पास नहीं है और उसकी डेथ उनके पास जाएगी, तो उसमें कहीं ना कहीं बायस नहीं लगता? क्या उसमें भी कुछ सुधार की जरूरत है? नहीं, कंप्लीटली बायस्ड है इनपे कि चाहे पुरुष की, ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात कर रही हैं आप, एंसेस्ट्रल की तो वो सारे कानून हैं जिनके बारे में हमने बात किया पहले। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में यदि किसी पुरुष का देहांत होता है तो वो पुरुष के जो फैमिली है उनकी, बेसिकली पत्नी के जो इन लॉज हैं उनको जाएगा, और यदि किसी महिला का डेथ हो जाता है तो वो संपत्ति, कोई लॉजिक या औचित्य नहीं है, बट इसका मूल जो सीड्स हैं, इसके जो मूल शुरुआत है इस तरह के सोच की, वो यही है जो हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि महिला को एक कमोडिटी की तरह डील कर रहे हैं कि ना, चलिए आप अपने धर्म के हिसाब से बना लीजिए, आप अपने ट्राइबल प्रैक्टिसेस के हिसाब से बना लीजिए। सिमिलरली महिला को हमने अपने यहाँ से दहेज, कुछ पैसे, कुछ डिस्टिंक्शन होता है, एक तरीके से लड़का घर का एसेट होता है और लड़की लाइबिलिटी होती है। ये जो बिल्कुल रूट कॉज है इस तरह की सोच, वो ही कानून बनाने में भी ये चाहे अनचाहे कानून में भी चला गया है। और मुझे तो बहुत आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि अभी तक इतनी ज्यादा सुधार हुए हैं कानून में, और कितने 100 उनको रिपील किया गया पिछले कुछ सालों में, और रैपिड पेस पे अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। बट इस तरह का एक बिल्कुल मूल चीज जो सीधा स्टेरिंग इन आवर फेस की कैसे इनक्वालिटी है, कैसे कमोडिटी की तरह वुमेन को देखते हैं, इस पे कैसे नजर नहीं की है सरकार की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें बैलेंस रहना चाहिए। और आई थिंक क्लास 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी बहुत क्लियर है, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, वो जिनकी डेथ होती है उनके नजदीकी के हिसाब से वो क्लासिफिकेशन किया गया है, उस क्लासिफिकेशन पे ही सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी अप्लाई होना चाहिए, यदि कोई और सर्वाइवर नहीं है तो। जी, तो कई सुधार की जरूरत है अगर महिलाओं को प्रॉपर्टी में हक से जुड़ी विषय पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही जो शुरुआत में भी हमने बात की कि लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है महिलाओं को प्रॉपर्टी में हक देने का, या समाज में नहीं है। अगर कोई महिला प्रॉपर्टी मांगती है तो ऐसा कहा जाता है कि शायद परिवार टूट जाएंगे। तो ये परिवार टूट जाएंगे, इस डर को हम कितने और सालों तक कैरी करेंगे और महिलाओं को उनके हक से वंचित रखेंगे? कानून है, सब कुछ है, इस डर को कहाँ और कैसे तोड़ा जा सकता है? आई थिंक इसके अलग अलग लेवल्स हैं। यदि हम शहरों की बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की, या फिर और जो हमारे बी और सी
जो भी क्लासिफिकेशन है शहरों की जो अर्बन डिपार्टमेंट करता है, ब्रॉडली उस तरह का सांकेतिक आंकड़ा लें, तो शहरीकरण की वजह से ऑलरेडी ये कुछ कुछ टूटने शुरू हो गया है और एक नेचुरल प्रोसेस है। जितनी ज़्यादा इंटरमिंगलिंग होगी, इंटरफेथ, इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन रिलेशनशिप्स बनेंगी जो शादी तक पहुँचे, उतनी इस पे और स्ट्रेस आएगा और साक्षरता कहीं रैपिडली काफ़ी बढ़ता जा रहा है शहरों में। तो वो एक लेवल है इसका। दूसरा जो एग्रीकल्चरल लैंड या गांव या ट्राइबल या लोकल एरियाज की बात है, वहाँ खासकर आई थिंक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आप नेचुरल ऑर्गेनिक वे की वेट करेंगे कि अपने आप डेवलपमेंट होगी, अपने आप लोग पढ़ लेंगे तो सोच में सुधार आएगा, तो ये सालों लग सकते हैं इस पे। मेरे ख्याल से इसका बहुत शॉर्ट टर्म में यदि इसका ऑलरेडी हम 70-74 साल से पीछे चल रहे हैं, जो चीज इंडिपेंडेंस के बाद ही वुमेन को मिल जानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिली है, तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी बहुत डिलेड है मामला। इसको वॉर फुटिंग पे करने की जरूरत है और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट स्ट्रक्चर की जरूरत है, ताकि चाहे वो ट्राइबल वुमन हो जो प्रताड़ित हो या परेशान हो अपने घर में, बिकॉज उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, जबकि एक्चुअली बहुत कुछ उसका हक है। कोई भी इस तरीके से एक ऑफिस में या थाना में या जहाँ भी एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का सेटअप हो वहाँ जाए और वहाँ से उसका हेडेक खत्म हो जाए, वहाँ से सरकार लेके बाकी चीज आगे बढ़ाए और इस पे बहुत पारदर्शिता रखी जाए और ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, ताकि अकाउंटेबिलिटी हो, रिपोर्टिंग हो, और साथ में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए महिलाओं को हर एक लोकल लेवल पे, घरों में, हर एक तबके में ये दो चीजें साथ में करने की आवश्यकता है, एक तो अवेयरनेस की और दूसरा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की। इसी से कुछ शॉर्ट टर्म में और इमीडिएट फ्यूचर में कुछ निकल के आ सकता है। अदरवाइज हमारा बहुत बड़ा तबका एक जो है वो शहरों के बाहर है और उन तक ये कानूनों का या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। जी, उन तक जानकारी या जजमेंट या अधिकार की बात आती है तो वो दूर-दराज के इलाकों में या गाँव तक नहीं पहुँच पाता। आप इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो किस तरह का इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होना चाहिए? क्या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के थ्रू या सिविल कोर्ट्स में किस तरह से का सपोर्ट मिलना चाहिए महिलाओं को, या कहाँ से या चाहे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की बात करें, चाहे कमीशंस की बात करें, तो किस तरह कहाँ से आपको लगता है कि मदद आ सकती है अगर महिला चाहे कि अगर वो एक एप्लीकेशन दे दे कि मेरे पास मतलब मेरा इस प्रॉपर्टी में हक है और ये मुझे दिलवाया जाए और मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है कि मैं इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ सकूं। जी, ये जो बाकी डिपार्टमेंट्स की आप बात कर रही हैं, महिला सशक्तिकरण का या वेलफेयर का, ये वेलफेयर मेजर्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जो बात कर रहे हैं वो वेलफेयर की नहीं बात कर रहे हैं, हम कानूनी हक की बात कर रहे हैं। और ये पूरे 100% ये कानून मंत्रालय या कानून जो विधि का डिपार्टमेंट है, जो लॉ की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये बिल्कुल उनके अधीन है। और ऐसा नहीं है ये स्ट्रक्चर्स है नहीं हमारे यहाँ। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आप बिल्कुल थाना लेवल से लेके कोर्ट लेवल से लेके पूरा देश भर में छोटे से छोटे जगह पे सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया हुआ है कि ये लोग ऑप्रेस्ड हैं और इनके पास कोई साधन नहीं है, तो कोई इनको कुछ बोल दे, कुछ प्रताड़ित मेंटली टॉर्चर करे या नीचा दिखाए, तो ये कैसे अपने राइट्स को इन्फोर्स करेंगे जो कानून में बनी है उसके अंतर्गत। और काफ़ी आसान बनाया हुआ है, आप बस एक चिट्ठी लिख दें और वहाँ से पुलिस टेक ओवर कर लेती है या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोसिक्यूशन टीम है वो टेक ओवर कर लेती है। तो इस तरह की इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की सिस्टम कोई नई नहीं है। महिलाओं के लिए भी जैसा मैंने रेफर किया कुछ देर पहले, कुछ इश्यूज पे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, जैसे कि अपना मेंटेनेंस को लेके, मैट्रिमोनियल इश्यूज को लेके, फिजिकल हार्म को लेके। तो इसमें आपको बस प्रॉपर्टी राइट्स को, जो कि इतना मूल चीज है,
इसके बिना बराबरी का एहसास तक नहीं होता है, तो बराबर होना तो बहुत दूर की बात है। तो इस चीज को रिकग्नाइज करके सिमिलर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो ऑलरेडी आपका आर्किटेक्चर बना हुआ है उस पे चलाना है बस। और बाकी एडवोकेसी की तो जहां तक बात है, एडवोकेसी इन द सेंस की अवेयरनेस बढ़ाने की, उस पे तो आई थिंक कोविड-19 से बड़ा एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकता है। जितना आप कोई किसी चीज को इम्पोर्टेंट समझते हैं, मेरे ख्याल से बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है कि एक एक इंसान सड़क पे या अपने घर में जान जाए कि ये है कानून और ये ऐसे होगा, और इसमें जो महिला है आपके घर में वो किसी भी तरीके से, जो पुरुष है आप सोशल सिक्योरिटी के लिहाज से उस सपोर्ट की, उस प्रॉपर्टी में हक की जरूरत होगी। आई थिंक जो आप सवाल करने की कोशिश कर रही हैं उसका एक उदाहरण देता हूं मैं। 70 और 90 के दशक के बीच में शायद कोई स्टडी है कहीं पे कि हरियाणा में फॉर एग्जांपल स्टेट को लेके स्टडी किया गया कि काफी बढ़ोतरी हुई महिलाओं के क्लेम्स में जो प्रॉपर्टी को लेके। ये 2005 के पहले की भी बात है। और उसी दौरान ये भी देखा गया कि चाइल्ड फिटिसाइड, मतलब बच्चे को जन्म देने से पहले ही मार देना या जन्म होते ही उसको चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये एक सर्टेन जेंडर को लेके, लड़कियों को लेके चरम सीमा पे पहुंच गया था उस दौरान। तो जहां हम पुरुषों की बात करते हैं, यदि प्रॉपर काउंसलिंग ना हो उनको, तो ये कोई भी बात नॉर्मली जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो एक तो प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है, दूसरी कुछ जो रोड ब्लॉक्स है इसमें, जैसे लैंड होल्डिंग को लेके, या ये चीज को पूरा समझना है कि आपकी बेटी को आप अपने घर में हक दे रहे हैं तो आपकी जो बहू है उसका भी हक रहेगा। तो ये एक सोशल ऑर्डर, नया सोशल ऑर्डर है जो एक्चुअली में हमेशा से रहना चाहिए था, बट अब उस तरह बढ़ेंगे तो कुछ चीजें इकोनॉमिकल हैं यहाँ पे, बेसिक इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग है, और जहाँ साक्षरता कम है वहाँ बहुत मोटे मोटे तौर पे इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं लोग। उनको 10 एकड़ की जमीन 10 एकड़ दिखती है बस। वो 10 एकड़ का 8 होने की जो गुंजाइश हो तो सोच कहीं और जाने लग जाता है। लेकिन यदि ये प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, और लॉ इन्फोर्समेंट टाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं रहेगा, लॉ इन्फोर्समेंट नहीं रहेगा, सिर्फ काउंसलिंग से बहुत ज़्यादा कुछ अचीव होने वाला नहीं है। तो ये दोनों साथ में काम करेंगे तब जाके शायद सकारात्मक रिस्पॉन्स या आउटलुक या सोच आने की गुंजाइश ज़्यादा है। और जितना ज़्यादा ये इम्प्लीमेंट होता जाएगा उतना ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगा। बट शुरू के कुछ फेजेस में आई थिंक काउंसलिंग प्लस इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड अवेयरनेस, ये दोनों तीनों चीज़ों को बिल्कुल जुगलबंदी की तरह साथ में करना पड़ेगा। जी, तो काउंसलिंग की, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और अवेयरनेस की बहुत बहुत जरूरत होगी अगर महिलाओं का जो प्रॉपर्टी में हक है उसको दिलाने की बात है। क्यों हमारे देश में सिर्फ पुरुषों के नाम पर ही प्रॉपर्टी बनाने की परंपरा चली आ रही है? क्यों महिलाओं को प्रॉपर्टी में हक नहीं दिया जाता, या महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी बनाने की परंपरा क्यों नहीं विकसित हुई? न सिर्फ इससे महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ेगा, उनको एक डिग्निटी से जीने का भी उनके अंदर ये एहसास होगा, उनको अपने अस्तित्व का एहसास होगा। और ज्यादातर अगर जिस छत के नीचे वो रह रही हैं अगर उनके नाम पर नहीं होती, तो परिवार में कुछ कहने का, अपनी बात रखने का, अपने विचारों को रखने का भी उन्हें वो स्पेस नहीं मिल पाता। अगर जिस छत के नीचे वो रह रही हैं वो उनके नाम पर होगी, तो कई तरह के शोषण से अब हम जिस तरह के अपराध देखते हैं, तो ये सामाजिक सुरक्षा महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है। और इसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए, इसे लागू कराने के लिए शायद सरकार को ही आगे आना होगा, क्योंकि समाज से अगर परिवर्तन आना होता तो अब तक आ चुका होता, बहुत लंबा समय बीत चुका है, वो नहीं आया। तो कहीं ना कहीं जिस इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की मनोज जी आप बात करें उसको लाने की जरूरत है। तो जो भी महिलाओं के हक के लिए जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, उसे इस दिशा में सोचना होगा। सरकार और प्रशासन और पॉलिसी मेकर्स को देखना होगा कि जब वो कोई कानून बना रहे हैं तो जो समाज है वो उसे फेल कर रहा है, तो उसको कैसे बचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और अपने विचार इस कार्यक्रम में साझा करने के लिए। धन्यवाद।